फ्रेंड्स, अपने एथिक्स के सिलेबस में हम लोग यूनिट 5 को डिस्कस कर रहे थे और देखिए आज यूनिट 5 का अपना लास्ट वीडियो है। इसके बाद अपनी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, इनमें एथिक्स किस तरह से वर्क करती है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस तरह के होना चाहिए कि हम उन्हें नैतिक कह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखिए सबसे पहले समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या मतलब है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेसिकली जो देशों के बीच में होने वाला इंटरेक्शन है उसको दर्शाता है, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो लगातार संवाद होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है, इसको ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अब देखिए ये संवाद किस किस तरह का हो सकता है। ये रणनीतिक संवाद हो सकता है, आर्थिक संवाद हो सकता है, राजनीतिक संवाद हो सकता है, सामाजिक संवाद हो सकता है या किसी अन्य तरह का संवाद हो सकता है। तो बेसिकली जब दो देशों के बीच में इंटरेक्शन होता है, चाहे ये स्ट्रेटेजिक टाइप का हो, चाहे इकोनॉमिक टाइप का हो, चाहे पॉलिटिकल टाइप का हो या सोशल टाइप का हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब देखिए अगली बात आती है कि एथिक्स क्या है। तो इसको हम लोग काफी डिटेल में समझ चुके हैं कि एथिक्स का मतलब होता है जो हमको एक तरह से गाइड की तरह, एक तरह से मार्गदर्शक होती है एथिक्स हमारी, और ये बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उत्तम है और क्या बुरा है। यानी कि जब आप व्यवहार कर रहे हैं, जब आप इस दुनिया में कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी क्रिया, कौन से विचार सही हैं और कौन सी क्रिया, कौन से विचार गलत हैं, ये बातें आपको एथिक्स के जरिए या नीति शास्त्र के जरिए पता लगती हैं। अब आता है एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं इसमें नैतिकता का क्या मतलब है। तो देखिए जब दो देशों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे ये स्ट्रेटेजिक लेवल का इंटरेक्शन हो, सोशल लेवल का हो, इकोनॉमिक लेवल का हो, पॉलिटिकल लेवल का हो, या इन सभी लेवल पे अगर दो देशों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस इंटरेक्शन में अगर हम अच्छे और बुरे का, गुड और बैड का ध्यान रखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को तोड़ के समझाया है इसलिए इजी हो गई है, पर इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये जो बेसिक बातें होती हैं आपको अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में लिखना होती हैं। तो यानी कि एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब हो गया जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो उत्तम है और जो बुरा है दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं और उसके आधार पे ही कोई एक्शन लेते हैं, तो कहा जाता है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एथिकल या नैतिक हैं। अब देखिए इसको टेस्ट कैसे करेंगे, यानी कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में, या अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, रशिया और पाकिस्तान के बीच में, चीन और पाकिस्तान के बीच में, इस तरह से तमामों देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन से एथिकल हैं, कौन से नैतिक हैं और कौन से अनैतिक हैं। तो इसके देखिए मूल्यांकन के लिए यहाँ पर एक तरीका बताया गया है। हालांकि देखिए कोई भी जो तरीका होता है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। फिर भी ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, इस फिगर को आप बना के आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए जब दो देशों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो ये तीन प्रिंसिपल होते हैं जो फॉलो होना चाहिए, तीन सिद्धांत हैं जो पूरे होना चाहिए। पहली तो बात है देखिए जो राष्ट्र है उसका भला हो। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, जब देखिए चाइना जो है नेपाल के साथ इंटरेक्शन करता है या श्रीलंका के साथ इंटरेक्शन करता है, तो इसमें चाइना का एक तरफा लाभ छुपा है। ये क्या करता है कि इन देशों को बहुत ज्यादा कर्ज दे देता है और उसके बाद अपने मनमाने तरीके से इन देशों का प्रयोग करता है। तो यानी कि ये जो चाइना की नीति है, भले ही शॉर्ट टर्म में नेपाल को लाभ हो रहा हो क्योंकि चाइना इसको पैसा दे रहा है, या श्रीलंका को या अफ्रीका के किसी देश को लाभ हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि इन देशों के लिए चाइना की नीति अच्छी नहीं है, तो चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित नीति है उसको हम लोग नैतिक नहीं कह सकते हैं। वहीं पे देखिए जो भारत की डिप्लोमेसी है जिसमें हम लोगों ने टीके दिए अलग अलग देशों को, जो हमारे कोविड के वैक्सीन थे उनको प्रदान किया समय समय पे, जैसे नेपाल में त्रासदी आई थी तो हमने सहायता प्रदान की थी। तो हमारा जो इंटरेक्शन है दूसरे देशों के साथ या किसी ग्रुप ऑफ कंट्री के साथ, देशों के समूहों के साथ, तो वहां पे हमारा इंटरेक्शन बहुत सकारात्मक है और दोनों पक्षों को लाभ होता है। तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उन्हीं को हम नैतिक कह सकते हैं।
दूसरी चीज है मानवता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक देश में डिक्टेटर है कोई, यानी कि कहीं पे कोई तानाशाही सरकार है और कोई देश क्या करता है, इस तानाशाही सरकार को परमाणु बम बनाने में मदद करता है या फिर इस तरह के जो बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार होते हैं वो दे देता है। तो अब ये जो इंटरेक्शन है इसको हम लोग नैतिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मानवता को खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो ये भी एक अनैतिक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो जाएगा, क्योंकि मानवता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो यहां तक हम लोगों ने दो प्रिंसिपल देख लिए। पहला तो कि दोनों देशों को लाभ होना चाहिए, दूसरा देखा कि मानवता को कोई संकट उत्पन्न ना हो, और तीसरा है कि जो सॉवरेंटी है, जो संप्रभुता है, वो बनी रहे। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने चाइना के केस में देखा कि जो चाइना की नीतियां हैं वो इस तरह की हैं कि देशों की संप्रभुता को बाधित करती हैं। यानी कि चाइना की नीतियां जो देशों की सरकारें हैं उनके ऊपर दबाव डालती हैं, उनको कर्ज वगैरह दे देती हैं। तो ये क्या है, ये एक अनैतिक तरीका है। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि अमेरिका की कंपनी है फेसबुक, और ये भारत के चुनावों में दखलंदाजी करती है अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अपने डेटा के माध्यम से। तो ये भी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं उसमें हम लोग इसको एक नैतिक इंटरेक्शन या फिर नैतिक संवाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी संप्रभुता है उसके साथ ये कंपनी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। तो यानी कि ये तीन प्रिंसिपल हैं जो फॉलो होना चाहिए। पहला है दोनों देशों का लाभ हो, दूसरा है मानवता को कोई खतरा उत्पन्न ना हो, और तीसरा है कि जो देश की संप्रभुता है वो बरकरार रहे। अब देखिए, जब तीनों प्रिंसिपल फॉलो होंगे तो आप कह देंगे कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो एथिकल हैं। अब देखिए, जैसे कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका से जब ट्रेड ऑफ स्लेव्स होता था, यानी कि अफ्रीका से जो गुलामों को दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाया जाता था, या कई बार अफ्रीका के बागानों में आसपास के देशों से जो गुलामों को ले जाया जाता था, ये पूरी तरह से अनैतिक है। क्योंकि ये जो है, एक तो मानवता के खिलाफ है, यही प्रिंसिपल पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा, आप जो दूसरे देश की सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ ही इसमें लाभ भी केवल एक देश को हो रहा है, दूसरे देश को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब देखिए, यहीं पे क्या है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि जो बिन लादेन को मारा गया था यूएसए के द्वारा, क्या ये नैतिक था या अनैतिक था? अब देखिए, अगर आप इस प्रिंसिपल के हिसाब से जाएंगे तो आपको लगेगा कि सॉवरेंटी का सम्मान नहीं किया गया, यानी कि जो पाकिस्तान की सीमा है उसका सम्मान नहीं किया गया, और यूएस के जो सैनिक थे वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। लेकिन यहीं पे आपका जो विवेक है उसको वर्क करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो मानवता है उसका इतना लाभ था, इस व्यक्ति को जो मारा गया उसमें मानवता का इतना ज्यादा लाभ था कि जो बाकी के पहलू हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। यानी कि कई जगहों पे ये आपका जो सिद्धांत है वो लागू होगा, लेकिन इसके साथ ही आपको जो विवेक है उसका भी उपयोग करना होगा। तो जो ये यूएसए का एक्शन था, या भविष्य में अगर भारत कोई ऐसा एक्शन लेता है जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो इसको हम अनैतिक नहीं कहेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हैं और आपसे एक क्वेश्चन कर दिया जाता है कि जो युद्ध है उसको आप नैतिक मानेंगे या अनैतिक मानेंगे। तो देखिए, आप क्या कहेंगे कि वैसे तो युद्ध को हम नैतिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों देशों के जो रिसोर्सेज हैं उनका नुकसान होता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों देशों का मानव जीवन है जो कि अमूल्य है उसका नुकसान होता है। तो इस तरह से जो वार है उसको हम नैतिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि देखिए, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है ये हमें सिखाते हैं कि जो सत्य है उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो ये जो सत्य है इसके भी अन्य पक्ष हैं, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें कि युद्ध भी नैतिक है। जैसे कि अगर आप महाभारत की बात करें तो उसमें कृष्ण जो है अर्जुन को यही समझाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जबकि युद्ध करना नैतिक है। तो देखिए, समझते हैं कुछ बातों को। पहली तो बात है, जब आपके देश की संप्रभुता के ऊपर चोट पहुंच रही हो, यानी कि कोई देश मान लीजिए आपकी सीमा के अंदर आ गया है और आपकी जो आपका जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर रहा है, किसी तरह से आपके देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में फिर युद्ध करना आपका कर्तव्य बनता है। इसी तरह से अगर कोई देश आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो चाहे पानी के रिसोर्स हो या फिर जमीन हो, किसी भी तरह से अगर कोई देश आपके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर रहा है,
तो ऐसे में भी युद्ध करना बनता है। जैसे कि हमने जो डोकलाम का क्षेत्र है वहां पे अपनी जमीन की रक्षा की थी। इसके साथ ही अगर कोई इस तरह की और क्राइसिस बन रही है जिसमें आपके देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में युद्ध करना आपका कर्तव्य बनता है, आपके देश का कर्तव्य बनता है। लेकिन देखिए, यही युद्ध अनएथिकल यानी कि अनैतिक कब हो जाता है? अनैतिक युद्ध तब हो जाता है जब आप किसी और देश के संसाधनों के ऊपर कब्जा करने के लिए युद्ध करते हैं। इसके साथ ही अगर देखिए आपकी कोशिश है किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की, तो यहां पर भी अगर आप आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए युद्ध कर रहे हैं तो ये एक अनैतिक युद्ध है, जैसा कि अमेरिका के ऊपर बहुत बार आरोप लगे हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी और देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये भी एक अनैतिक युद्ध है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जो वार है यानी कि जो युद्ध है ये अंतिम उपाय, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई विकल्प नहीं बचा है तभी हमें युद्ध की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन उठता है कि जबकि भारत इतना शक्तिशाली है पाकिस्तान से, तो हम पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं कर देते हैं? तो भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो नीति रही है वो सदैव से नैतिक रही है। जैसे हमने पंचशील जैसे सिद्धांत बनाए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हमने बहुत ज्यादा नैतिक नीतियों को फॉलो किया है और कभी भी हमने जो युद्ध है उसका सहारा नहीं लिया है। तो इसलिए जो भारत है वो कभी भी अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करता है और हमेशा समझौते की बात करता है। इसके साथ ही देखिए क्या है, कई बार जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है वो भी अनैतिक होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। जैसे चीन जो है नेपाल में, अफ्रीका में, श्रीलंका में जो चीजें कर रहा है वो एक तरह से अनैतिक है। इसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो फंडिंग है वो नैतिक है और उसका कारण है कि हम दूसरे देशों के लाभ के लिए, उनको मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो इन्वेस्टमेंट होते हैं यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट होते हैं उसकी बात करें, जैसे कि जो गूगल है उसने भारत में निवेश किया, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इन सभी ने भारत में निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन से निवेश नैतिक हैं और कौन से निवेश अनैतिक हैं? पहली बात तो, अगर कोई कंपनी आपके देश के टैक्स के कानूनों का पालन नहीं करती है तो वो कंपनी अनैतिक काम कर रही है, यानी कि उसका जो निवेश है वो अनैतिक है। इसके साथ ही अगर आपकी देश की गवर्नेंस में, आपके देश के शासन प्रशासन में अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो धन के माध्यम से हो, चाहे वो डेटा के माध्यम से हो, तो ये भी अनैतिक है। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी और पावरफुल कंपनियां हैं, अगर ये हमारी गवर्नेंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती हैं तो इसको भी अनैतिक कहा जाएगा। अब देखिए, फाइनली बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसमें नैतिकता की। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। तो देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि जो ओनरशिप है कंपनी की और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सामान्य तौर पे क्या है, मान लीजिए आपकी एक दुकान है। अब क्या होगा कि आप जो दुकान में निवेश करेंगे, मान लीजिए आपकी ज्वेलरी की दुकान है, तो जो आप ज्वेलरी लाएंगे वो अपना ही पैसा लगाकर लाएंगे और इसका जो मैनेजमेंट का काम होगा उसके भी प्रमुख आप ही होंगे, यानी कि जो सबसे ऊपर व्यक्ति होगा वो आप ही होंगे। लेकिन यानी कि यहाँ पे जो पैसा लगा है, निवेश है, वो भी आपका है और इसके साथ ही मैनेजमेंट का काम भी आप ही देख रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि ओनरशिप बहुत सारे लोगों की होती है। जैसे कि हो सकता है इसमें पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा लगा हो, यानी कि जो शेयर है, बहुत सारे शेयर जो है, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, इसके जो 60% शेयर हैं वो आम लोगों के हाथ में हैं, या फिर जो आपकी एफआईआई होती हैं यानी कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाले इंस्टीट्यूशन हैं, जो डीआईआई होती हैं, इन सब के हाथ में मान लीजिए शेयर हैं। तो कुल मिलाकर के जो कंपनी की ओनरशिप है वो अलग अलग लोगों के पास है, लेकिन जो मैनेजमेंट देखने का काम है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, इन लोगों के हाथ में है। अब देखा जाए तो जो सीईओ है वो कंपनी का मालिक नहीं है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को देख रहा है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जन्म लेता है, यानी कि हित संघर्ष जन्म लेता है। मान लीजिए जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, जिसमें जनता हो गई, सरकार हो गई, अलग अलग ये संस्थाएं हो गई, इनका हित दूसरा है और मैनेजमेंट का हित किन्हीं और चीजों में है। तो ऐसा ना हो कि जिनकी ओनरशिप है, जो आम लोग हैं, उनके हित का नुकसान हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
तभी हम कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो एथिकल है, यानी कि जो आम लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनका किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं वो कौन कौन होते हैं एक कंपनी में, या फिर कह लीजिए एक कंपनी के जो मालिक होते हैं जिनको कंपनी के लाभ हानि से फर्क पड़ता है वो कौन होते हैं। शेयर होल्डर होते हैं आम लोग, और इसके साथ ही जो पब्लिक होती है वो भी कंपनी की स्टेक होल्डर होती है। तो देखिए पब्लिक किस तरह से, यानी कि कंपनी जो है जिन संसाधनों का प्रयोग कर रही है, हवा का, पानी का, जितने भी संसाधनों का, वो सब जनता से, समाज से संबंधित हैं, यानी कि जो जनता है उसका भी इस कंपनी में भाग होता है। इसीलिए CSR वगैरह की व्यवस्था की गई है कि जो कंपनी है वो आम लोगों के लाभ के ऊपर भी अपने लाभ का कुछ हिस्सा खर्च करे, यानी कि कंपनी को जितना लाभ हुआ इसका कुछ हिस्सा आम जनता की भलाई में खर्च किया जाए। तो कुल मिलाकर के जब एक कंपनी के कामकाज को इस तरह से चलाया जाता है कि जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो या सरकार हो, सरकार देखिए क्या है, सरकार टैक्स लेती है कंपनी से, इसको अलग अलग सुविधाएं देती है जैसे कि रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि सरकार इनडायरेक्टली भी हर कंपनी में स्टेक होल्डर होती है। जो भी काम कंपनी करती है उसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता है। तो जब जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो इस तरह से चलाया जाता है कि जो शेयर होल्डर के हित हैं उसके साथ कोई समझौता ना हो, इसके साथ ही सरकार और आम जनता के जो हित हैं इसके साथ भी कोई समझौता ना हो, तो हम कहते हैं कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ये एथिकल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों की यूनिट 5 कंप्लीट होती है। अब अपने अगले वीडियो से हम लोग यूनिट 6 की शुरुआत करेंगे।